रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ अरशद इकबाल और मैं हूँ सलीमा रजा और आप सुन रहे हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां। सलीमा जी, आप रुक क्यों गई? बोलिए भाई, जरा जल्दी जल्दी चलिए। अरे 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 जस्ट होल्ड इट। कीजिए तो सही। अरे भाई, अरे बोलिए तो सही। अरे सुनो तो, कोई भी अच्छी चीज, कोई भी ग्रेट चीज एकाएक सडनली तैयार नहीं हो जाती है। अंगूर का गुच्छा हो या आम, अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं कहूंगी गिव इट टाइम, देयर मस्ट बी टाइम, समय दो। पहले फूल खिले, बौर आए, फिर फल आए और फिर पककर तैयार हो, समझे? ठीक है, मैं अपने बुढ़ापे तक खा लूंगा। मेरे दोस्तों, मजाक से परे इनकी बातों को मैं सर आंखों पे रखता हूँ और सच्ची बात यह है, एक बड़ा पुराना दोहा है कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, ऋतु आए फल होवत है, केतक सींचे नीर। अच्छा अरशद, आज की जो हमारी मेहमान है ना, वो गुजरात में आनंद जिले के एक कस्बे चांगा की रहने वाली हैं और भारत की पहली ऐसी नेत्रहीन महिला हैं जो 1995 से 2000 तक सरपंच बनी रहीं। आप सुधा पटेल की बात कर रही हैं, जिन्होंने अपने जिले में एक बेहद कामयाब इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो दोस्तों, सुधा जी की उपलब्धियों और उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में उनसे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार सुधा जी, आपको सरपंच बनने का ख्याल कैसे आया? वैसे मेरे पापा चांगा आनंद डिस्ट्रिक्ट में गांव है, वहीं पहले 10 साल सरपंच के रूप में रहे थे। पूर्वा ग्लोबल पीस मिशन में मेरे सरोगेट पेरेंट्स रमेश भाई और उषा बेन पटेल विद्यानगर में मेरी बर्थडे 21वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे। तब पापा ने फोन किया कि गांव के कई लोग चाहते हैं कि तुम सरपंच के रूप में खड़ी रहो, और मैंने अंकल के सामने देखा तो अंकल ने बोला कि टेक द अपॉर्चुनिटी, स्काई इज द लिमिट, और दूसरे दिन जाके हमने फॉर्म आदि भर दिए। एक दृष्टिहीन महिला सरपंच, ये सुनते हुए आपके गांव वालों की प्रतिक्रिया क्या थी? वैसे कुर्सी की जब बात आती है ना, तो हर जगह पे ऑपोजिशन होता ही है। मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ था कि गांव के कई लोग कलेक्टर, मामलतदार, टीडीओ आदि को मिलने गए और उन्होंने बोला कि ये लड़की देख नहीं सकती है, तो आपने सरपंच के रूप में उनको फॉर्म क्यों भरने दिया? तो इन्होंने एक अच्छा उत्तर दिया था, जो वोट दे सकता है वो वोट ले भी सकता है, और आप कैसे मान लेते हो कि वो ब्लाइंड है इसलिए काम नहीं कर पाएगी? यदि वो एमए तक अच्छे ढंग से फर्स्ट क्लास में पढ़ी है तो पंचायत के लिए भी बहुत बढ़िया काम कर सकती है। सुधा जी, आप 5 साल तक सरपंच रहे, इस कार्यकाल में आपके मुख्य अचीवमेंट्स क्या थे? मेरे गांव में मैंने पूरे मेन रास्ते हैं सब आरसीसी करवा दिए हैं, फिर पानी की अच्छी ढंग की व्यवस्था की है। मेरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो पूरे गुजरात में मॉडल के रूप में माना जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर कॉलेज मेरे गांव में है, जो मैंने परमिशन देके बनवाया है। आपकी जो आंखों का प्रॉब्लम है, ये कब से है और आपके परिवार वालों का प्रतिक्रिया क्या थी? मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और मेरी सिस्टर भी ब्लाइंड है। मेरा एक भैया है जो नॉर्मल है। वैसे मेरा जन्म जब हुआ तब सब लोगों ने बोला कि ये लड़की बड़ी होगी तब उसको काफी दर्द होगा कि मैं ब्लाइंड हूँ, अंधी हूँ। इससे पहले हम उसको मार डाले तो ही अच्छा है। फिर मेरे पापा आए, उन्होंने मना किया कि वो जैसी भी है मेरी लड़की है, उसको मारना नहीं चाहता हूँ। वो अपना नसीब लेके आई है और मुझे श्रद्धा है कि वो लड़की औरों के लिए भी बहुत सारे काम करेगी, तो ये लड़की मुझे मंजूर है। और मम्मी पापा ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ग्रामीण इलाके में रहने वाला एक दृष्टिहीन महिला होने के नाते आपको पढ़ाई करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज, काफ़ी मुश्किलात हुआ होगा, तो ये आपने कैसे मैनेज किया? वैसे मैं अपनी पढ़ाई ज़्यादातर ब्रेल लिपि से ही किया करती थी, पर सारा मटेरियल ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं होता था, इसीलिए
सबसे ज़्यादा तो मैं कैसेट टेप रिकॉर्डर का यूज़ करती थी। और मेरी सहेलियाँ थी, वो बोलती थी कि हमारी नोट्स से, खुद की नोट्स से वो मेरा रिकॉर्डिंग कर देती थी। तो रिफ्रेशर कोर्स होते थे, सेमिनार्स होते थे, सब में वो मेरे साथ आती थी और हर जगह मेरी हेल्प करती थी। इवन मेरे प्रोफेसर लोग हर कार्यक्रम में मुझे ले जाते थे, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज हो, एनएसएस के कैंप आदि हो, सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी। आपने अपने कार्य क्षेत्र सामान्य लोगों के साथ करने का चुना और आपके जो रवैया भी काफ़ी सकारात्मक रहा है और अभी तक आपने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। इसके लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हर बच्चे के पीछे अपने माँ बाप का हाथ तो होता ही है। इसके अलावा मेरी फ्रेंड्स आदि, कॉलेज के प्रोफेसर लोग, टीचर्स लोग और जो मेरे सरोगेट पेरेंट्स हैं, उषा बहन और रमेश भाई पटेल, इन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन दिया है, हर हालत में मेरी हेल्प की है। और मैं जनरली सामान्य बच्चों के साथ पढ़ती थी, तो मुझे कभी एहसास नहीं होता था कि मैं ब्लाइंड हूँ। और जब भी मेरी सोच बनती थी या मुझे कोई सोच आती थी, तो मैं यही सोचती थी कि मैं भारतीय नागरिक हूँ और मेरा काम यही है कि मैं पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत का कोई भी नागरिक हो, इसके लिए काम कर सकूं। तो आगे बढ़ने से पहले सुधा जी एक गाना हो जाए। दिल है मेरा दीवाना क्या, कहता है अब घबराना क्या, ताल पे जब छूवे बदन, हिचकिचाना शर्माना क्या, खुल के झूमो, खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो, it's the time to disco, it's the time to disco, कौन मिले देखो किसको, it's the time to disco, दिल है मेरा दीवाना क्या, कहता है अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन, हिचकिचाना शर्माना क्या, खुल के झूमो, खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो, it's the time to disco, it's the time to disco, कौन मिले देखो किसको, it's the time to disco. समावेशिक शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन के एरिया में भी आपने काफ़ी कुछ काम किया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? आनंद डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, काफी विकसित जिला माना जाता है, फिर भी डिसेबल के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट सर्वे करवाया, गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल का प्रोजेक्ट मुझे दिया। तो श्री जलाराम जनसेवा ट्रस्ट धर्मज डिस्ट्रिक्ट आनंद में साथ रह के मैंने एज अ ऑनररी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में ये प्रोजेक्ट शुरू करवाया। पहले हम 2 ही टीचर थे और 147 बच्चे थे और आज 2000 बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं हमारे साथ और 45 टीचर्स भी है। सुधा जी, संक्षेप में आप बताइए कि सुधा पटेल क्या है? जब उन्होंने मुझे एक मोमेंटो दिया था गांधी आश्रम में, तब वो उस मोमेंटो पे लिखा था, बी प्राइड ऑफ इंडिया, मैं अपने भारत का गौरव बनना चाहती हूँ। चलते चलते सुधा जी, एक आखिरी सवाल। आपने अपनी एक तरह से राजनीतिक करियर शुरू की एक सरपंच बनकर। राजनीति में आपका आगे कोई योजना है, कोई इरादे हैं, कोई आशाएं हैं? मौका मिलेगा तो एमपी या एमएलए ही बनना चाहूंगी अब तो मैं, और सबसे ज्यादा तो मैं फाइनेंशियली साउंड होना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं हो सकेगा तो एक बिजनेस वुमन के रूप में उभरना चाहती हूँ। सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें।
और अब आइए दोस्तों, आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करें जिनको सुनने के बाद हमें प्रेरणा जरूर मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड में जन्मे डेविड ब्लंकेट की, जो जन्म से ही नेत्रहीन है। उनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी न था, सिवाय अपने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के, जिसके सहारे वो आगे बढ़ते गए और टोनी ब्लेयर की सरकार में 2005 के अंत तक मंत्री बने रहे। तो दोस्तों, डेविड ब्लंकेट के इस सफरनामे पर रोशनी डालने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुषमा सेठ। डेविड ब्लंकेट यूके के शेफील्ड में जन्मे हैं। वे जन्म से ही दृष्टिहीन हैं। एक दुर्घटना में उनके पिता चल बसे। गरीबी में जीते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा पाई। 22 साल की उम्र में देश के सबसे युवा पार्षद बने। उनकी दृष्टिहीनता उनके राजनीतिक करियर में कभी आड़े नहीं आई। सन 80 में डेविड ब्लंकेट लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुने गए। वे सांसद, पार्टी प्रवक्ता, सहायक मंत्री की यात्रा करते हुए 1997 के आम चुनाव के बाद पहले दृष्टिहीन केंद्रीय मंत्री बने। अपनी लगन और प्राथमिकताओं के प्रति समर्पित ब्लंकेट प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के सबसे चाहते व विश्वास पात्र मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके सुधारवादी दृष्टिकोण को काफी सराहा गया। 2001 में पदोन्नत कर डेविड ब्लंकेट गृह मंत्री बने। एक विवाद के चलते 2004 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2005 के आम चुनाव में वे फिर सांसद बने और प्रधानमंत्री ने उन्हें कार्मिक व पेंशन विभाग कैबिनेट मंत्री बनाया। 6 महीने बाद ही उन्हें आचार संहिता में चूकने के कारण पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इन उतार चढ़ावों में डेविड ब्लंकेट की दृष्टिहीनता कभी आड़े नहीं आई। वे आज भी इंग्लैंड के एक बेहद लोकप्रिय जननेता हैं। रात अकेली है, बुझ गई दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है। जरूरत भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत की इजाजत है, तो चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गई दिए, आके मेरे पास। दोस्तों, अभी आपने जो सुरीला गाना सुना उसे गाया है जबलपुर की श्रृंखला श्रीवास्तव ने। अपनी प्यारी सी आवाज में कुछ गाने रिकॉर्ड करके एक सीडी उन्होंने हमारे पास भेजी थी और हमने आपको वो गाना सुनवाया। जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया श्रृंखला। श्रृंखला जन्म से नहीं देख सकती हैं, वो चाहती हैं कि लोग उनके सुरों से उनको पहचानें। क्या अच्छी बात कही है, जिसके लिए वो पूरी लगन से संगीत सीख रही हैं जनाब। श्रृंखला ने एक लोकप्रिय टीवी रियलिटी शो में भी गाना गाया है। दोस्तों, अगर आप दृष्टिहीन हैं और गाने का शौक रखते हैं या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो हम इस शो के जरिए आपके इस हुनर को भारत के
कम से कम 29 शहरों के श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए आपको बस एक अच्छी सी स्टूडियो रिकॉर्डेड सीडी हमारे पास भेजनी होगी, जिसे पहले हमारा एक्सपर्ट पैनल सुनेगा, और अगर उन्हें आपकी आवाज पसंद आई तो हम आपके हुनर को अपने इस शो पर जरूर एयर करेंगे। अच्छा अरशद, अब वक्त हो चला है अपने श्रोताओं को कुछ जानकारी देने का, और इसके लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के श्री JL कौल। श्री कौल आज हमें सिंपल डिवाइसेस के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके भारत के अनेकों दृष्टिहीन लोग एक आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं और उनको काफी मदद मिली है। श्री कौल से इस बारे में बातचीत करेंगे हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। कौल साहब, आपकी राय में ऐसे कौन से लो टेक एड्स एंड अप्लायंसेस उपकरण हैं जो दृष्टिहीन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होंगे, उपयोगी होंगे? देखिए साहब, हमें ये देखना होगा कि अलग अलग आयु के, अलग अलग ज़रूरतों के दृष्टिहीन जो हैं उनको किस किस तरह के उपकरणों की ज़रूरत है। आप अगर बच्चों के स्तर से लें, जो शुरू में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया को जानने की होती है। तो उनके लिए छोटे छोटे ऐसे खिलौने, जो कि एक छोटा सा आप उदाहरण देता हूँ आपको। एक बच्चे को हम शेर की बात कहते हैं, शेर जंगल का राजा है। अब शेर कैसा होता है ये दृष्टिहीन बच्चे को तो पता नहीं, वो जिंदा शेर को देख नहीं सकता। तो अगर हम उसको स्टफ्ड मॉडल शेर का देते हैं, जिस वक्त हम उसको शेर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त वही उपकरण, वही खिलौना जिसमें शेर की आवाज़ भी हो और शेर का पूरा उसकी शक्ल भी नज़र दिखाई दे रही हो हाथ से छूने के बाद, तो उसके दिमाग में एक कंसेप्ट उसका बहुत अच्छी तरह से बन सकता है। अगर हम आगे चले तो जब बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब ज्योग्राफी के अलावा मैथ करते हैं, तो उनके लिए ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट जो बिल्कुल लो टेक है, या एम्बॉस्ड मैप्स हैं, उभरे हुए नक्शे जिनको कह सकते हैं आप, या ग्लोब्स हैं, इस तरह की चीज़ों को देख के वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन सब चीज़ों के बगैर उनकी एजुकेशन बिल्कुल अधूरी रहती है। किसी को बाहर अंदर जाने का ज़रूरत पड़ती है, हर एक नेत्रहीन को पड़ती है, और अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी है तो उसके लिए जो मोबिलिटी केन है, छड़ी है, ये लो टेक ही कही जा सकती है, और ये बहुत यूजफुल है। अच्छा कौल साहब, अगर हम घर की बात करें तो किचन यानी रसोई घर में काम करने के लिए ऐसे कौन से डिवाइसेस, उपकरण हो सकते हैं जिनकी मदद से एक दृष्टिहीन व्यक्ति इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है? अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें, या आजकल तो बहुत से पुरुष भी खाना वाना बनाने की बात करते हैं, तो उनके लिए भी ये उपकरण बहुत यूजफुल हो सकते हैं। आटा गूंदने की मशीन, इससे उनको बिना किसी दिक्कत के आटा गूंदने का काम हो जाता है, और ये इजीली बिना किसी दिक्कत के आप मार्केट में खरीद सकते हैं। एक छोटा सा उपकरण है फूड प्रोसेसर, जिसकी मदद से प्याज को सही ढंग से काटना है, सब्जी को काटना है, और इस छोटी सी उपकरण की मदद से आप बिल्कुल बढ़िया ढंग से, जैसे आम आदमी काटता है वैसे काट सकते हैं। घरों में सेवइयाँ बनती हैं, जो कि ये सब मशीनें मैं वैसे उपकरण में ऐसे बता रहा हूँ जिनके लिए आपको दृष्टिहीनों के लिए कोई अडेप्टेशन नहीं करनी है। इसी तरह से चिप्स कटर है, मिक्सी आम बात है। अक्सर देखा जाता है कि दृष्टिहीनों को दूध उबालने में दिक्कत आती है, जब दूध उबल जाता है तो गिर जाता है, पता नहीं लगता है। तो मिल्क बॉयलर बड़ी आसानी से मार्केट में मिलता है, और इस मिल्क बॉयलर को अगर यूज़ कर लें महिलाएं, जिसमें सीटी बजती है जब दूध उबलने लगता है, तो उसको बड़ी आसानी से वो इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी अक्सर देखते हैं कि कई जिनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती है दृष्टिहीन उनको खाना बनाने की, तो पूड़ी या चपाती बिल्कुल गोल नहीं बन पाती है, तो पूड़ी बनाने वाली मशीन आजकल बड़ी आसानी से मिलती है, इसको आप ले लीजिए। कौल साहब, आपने हमें स्टूडियो के बाहर बताया था कि आपको पुराने गानों का शौक है, तो इस इंटरेस्टिंग चर्चा के बीच में क्यों ना एक इंटरेस्टिंग पुराना गाना सुन लिया जाए। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे
सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तर रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हमजे और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तर रम पम पम, हंस और हंसाया करो। कौल साहब, गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर के अंदर इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए और क्या चीजें हो सकती है जो दृष्टिहीन व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लो टेक हो। नीडल थ्रेडर या सुई में धागा डालने की एक बड़ी समस्या है। वो केवल दृष्टिहीनों के लिए ही नहीं बल्कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी है। ये मार्केट में मिलता है, बहुत सस्ते में मिलता है। इसको यूज़ करें तो अपना बेसिक स्टिचिंग का काम हो सकता है। कई लेडीज़ या जेंट्स भी सिलाई का काम कर सकते हैं, और सिलाई का काम करते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि कपड़ा जो है वो टेढ़ा हो जाता है सिलते वक्त। तो एक स्टिचिंग गाइड अगर हम मशीन में फिट कर दें, जो कि मिल सकता है आसानी से, मार्केट में तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ स्पेशल जगहों पर ही मिल सकता है वो, उसको लगाने के बाद कपड़ा हमेशा सीधा रहेगा और सिलने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत से दृष्टिहीन ऐसे हैं जिनकी दृष्टि बाद में गई है और वो लिख पढ़ सकते हैं, तो अगर अपने घर में प्रिंट राइटिंग फ्रेम रख लें और तो उसकी मदद से वो फिर से अल्फ़ाबेट तो उन्हें आते ही हैं, वो लिख सकते हैं। एक और मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे हमारा घर ही है, हमें कई बार उसको लोकेट करने में दिक्कत आती है, उसको ढूंढने में दिक्कत आती है। तो अगर हम गेट पर एक बीपर लगा देते हैं तो हमें दूर से पता चल जाता है कि हमारा एक घर है, और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, आसानी से वो मिल सकता है और हम उसको अपने जगह पे बिना किसी से पूछे ही, दूसरे पर निर्भर किए ही हम उसको कर सकते हैं। घर में हम एक बोलता हुआ थर्मामीटर भी रख सकते हैं। हम घर में टाइम पीस रख सकते हैं, ब्रेल टाइम पीस या बोलने वाला टाइम पीस, जिससे हमें टाइम के बारे में पता लग सके। मतलब यह है कि इन चीज़ों की कोई एक लिस्ट में नहीं बता सकता यहाँ, ये बहुत हो सकती हैं। इस पर एक शोध करने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में भी इस वक्त उपलब्ध हैं और जिनको दृष्टिहीनों को अगर उपलब्ध कराया जाए तो उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है और आसान बन सकता है। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है कौल साहब हमें आपसे। दोस्तों, ये चर्चा जारी रहेगी मिस्टर जेएल कौल के साथ में अगले एपिसोड में, जब हम और एड्स एंड अप्लायंसेस उपकरणों के बारे में जानेंगे जो कि दृष्टिहीन व्यक्ति अपने इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। लो भाई अरशद मियाँ, हम तो आ पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहाँ पर होता है ना एपिसोड 13 में पूछे गए ना सवाल का जवाब बताने का ना वक्त आ गया है। तो हमारा सवाल था, याद है तुमको? नहीं, आपने इतनी दफा ना कहा ना कि मुझे ना सिर्फ वही याद है ना। वही याद है ना? चल अच्छा, बगैर ना के सुन ले। इनमें से वो कौन सा पहला ऐसा नेत्रहीन व्यक्ति था जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? और आपके ऑप्शन थे ए लुइस ब्रेल, बी शेरपा तेनसिंग, सी एरिक वाहनमेयर और डी राकेश शर्मा। और एपिसोड 13 के इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अमेरिका के एरिक वाइनमेयर। विजेता का नाम बताएंगे हमारे साथी प्रणय। आइए प्रणय जी। थैंक यू अर्शद जी।
दोस्तों, एपिसोड 13 के विनर हैं मिस्टर राजेश प्रसाद, MP नगर भोपाल से। राजेश प्रसाद जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एरिक, जो कि US से हैं, 13 साल की उम्र में ग्लोकोमा के कारण यानी काला मोतिया के कारण टोटली ब्लाइंड हो गए थे और मई 2001 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाई की थी और इसके साथ ही 33 साल की उम्र तक वो दुनिया के उन 100 चुनिंदा लोगों में शामिल हो गए थे जो दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ चुके थे। जरा गौर से सुनने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब आपके सामने आ रहा है एपिसोड 19 यानी एपिसोड 19 का सवाल, जो कुछ इस तरह है। Which one of the following Hindi films showcases blind people as independent and fun-loving? यानी कि इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म में नेत्रहीन लोगों को आत्मनिर्भर और खुश मिजाज, खुश दिल दिखाया गया है? A. ब्लैक, B. आंखें, C. स्पर्श। और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। ये समय इतना जल्दी क्यों बीता जाता है? ऐसा लगता है कि मानो अभी तो हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था, आपसे बातचीत शुरू की थी, स्टूडियो में आके बैठे थे और अब देखिए, यानी कि समय के खत्म होना का वक्त भी आ गया। सलीमा, कहते हैं ना कि जो कमजोरी दिखाई देती है कई बार वही स्ट्रेंथ भी होती है। ये समय बीतता है, इसलिए बीत गया और हमारे जाने का वक्त हुआ है, लेकिन यही बीतता हुआ वक्त जो है हमें एक बार फिर से यहीं इसी प्रोग्राम में ला मिलाएगा। तो चलिए, फिलहाल अगले हफ्ते वापस आने का वादा करते हुए हम दोनों, यानी कि मैं सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल, आपसे इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी